हेलो एवरीवन, आप सभी को चैलेंजर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि मैंने एक सीरीज चालू किया है क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस सिंस द इंडिपेंडेंस, जो चैप्टर है हमारा चैप्टर 1, उसका मैंने पार्ट 1 आपको करा दिया था। पार्ट 1 का वीडियो आपको मिल चुका होगा। आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 जाकर देखिए। जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा, उसी घड़ी को आज मैं आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहता हूं। ये जो हमारा नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम है, उसका पार्ट 1 मैं आप लोग को दे दिया हूं। उसमें मैं आप लोग को चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन बता दिया था, मीनिंग ऑफ नेशंस एंड इट्स प्रॉब्लम बता दिया था, नेशन बिल्डिंग होने में क्या क्या प्रॉब्लम है वो बता दिया था, लीगेसी ऑफ पार्टीशन बता दिया था। उसके बाद द महात्मा गांधी सेक्रीफाइस, नेहरू अप्रोच, ये सारी चीज बता दिया था। आज मैं आपको पार्ट 2 में बताना चाह रहा हूं कि आखिर जो नेशन बिल्डिंग हुआ था उस समय क्या क्या प्रॉब्लम आई थे, प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ा था, इंडियन को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। उसके बाद पार्टीशन के बारे में बताएंगे, फेजेज ऑफ पार्टीशन बताएंगे, पार्टीशन कैसे हुआ, पार्टीशन का फीचर्स क्या था, क्या कारण बना पार्टीशन होने का, ये सारे चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हुजूम देख रहे हैं बच्चों, ये हुजूम है भारत की स्वतंत्रता का, भारत की आजादी का। जो लोग हैं वो इस झंडा को देखने के लिए आए थे। चार्ल्स प्रिंसेप पार्क में झंडा हमारा फहराया गया था फर्स्ट टाइम। मैंने नेहरू का अप्रोच भी बता दिया है आप लोग को। ये सारा चीज मैं डिस्कस कर दिया हूं आप लोग। आज आप लोग के लिए है पार्ट 2, जिसका है चैलेंज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। चैलेंज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 2 यहां से आपका स्टार्ट होता है। चैलेंज ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय चुनौतियां, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय क्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या बेसिक फीचर्स जो थे इस चुनौतियों को सामना करने में शामिल था, क्या क्या नीड्स उस समय हमारे पास होना चाहिए था वो नहीं था। ये सारा चीज मैं इसमें आपको डिस्कस करूंगा कि चैलेंज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि इंडिया वाज फेसिंग द फॉलोइंग 3 मेन चैलेंजेस आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये 3 जो मेन चैलेंजेस है वो आपको अपने एग्जाम के कॉपी में शामिल कीजिएगा, इसको लिखिएगा जब आएगा कि क्या क्या इंडिया फेस किया था, विच फीचर्स इंडिया फेस। तो ये सारे चीज आप डिस्कस कीजिएगा। विच प्रॉब्लम इंडिया फेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के स्वतंत्रता समय में क्या क्या चुनौतियां भारत ने फेस किया था। तो 3 चुनौतियां हैं, इसको आप लोग सही से उसका डिस्कस कीजिएगा। मैं बता रहा हूं इसका में कौन कौन है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा था एकोमोडेशन एंड यूनिटी, यानी कि समायोजन और एकता। क्या था? समायोजन और एकता। अब कहिए कि सर समायोजन और एकता क्या था, एकोमोडेशन एंड यूनिटी क्या था। सेकंड हमारा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना। कैसे लोकतंत्र की स्थापना किया जाएगा, क्या लोकतंत्र की स्थापना एकाएक हो जाएगी, क्या लोकतंत्र के बारे में लोगों का क्या समझ है, लोग क्या जानते हैं लोकतंत्र के बारे में, ये सब हमारा प्रॉब्लम था उस टाइम का। उसके बाद है डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग, यानी विकास और कल्याण। तो आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि पहला हमारा है एकोमोडेशन एंड यूनिटी। क्या है? एकोमोडेशन एंड यूनिटी, यानी कि समायोजन और एकता। तो आप पूछिए कि सर एकोमोडेशन एंड यूनिटी है क्या। तो आपको पता होगा कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले भारत में किस प्रकार का स्ट्रक्चर था, भारत के लोगों का मानसिकता क्या था। भारत के लोगों के पास मानसिकता नहीं था, उनके अंदर भर दिया गया था, फुलफिल कर दिया गया था। वो मानसिकता क्या था? तो लोग जाति, धर्म, ये सब के नाम पे बटे हुए थे। लोगों में यूनिटी नहीं था, लोगों में एकोमोडेशन नहीं था, एकोमोडेशन पावर नहीं था, लोगों के पास यूनिटी पावर नहीं था। तो उसका हमको इस्टेब्लिशमेंट करना है या नहीं करना है।
लोगों को जागरूक करना है या नहीं करना है, लोगों को बताना है कि नहीं बताना है कि हम डेमोक्रेसी कंट्री की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा देश लोकतंत्र को फॉलो करेगा। लोकतंत्र को फॉलो करने का अर्थ हुआ कि हम आपके लिए शासन करेंगे और आपके अनुसार शासन करेंगे। तो ये सारे चीज लोग के माइंड को सेटअप करना था, लोग के माइंड को डेवलप करना था। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था, एकोमोडेशन एंड यूनिटी। अब आप लोग पूछिएगा कि सर क्या एकता आ जाने से नेशन बिल्डिंग हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? जब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप किसी भी परिवार के 4 सदस्य को लीजिएगा, 4 भाई को लीजिए, यदि चारों भाई एक साथ काम कर रहा हो और उस घर में यदि उस घर का यदि आपको डेवलपिंग देखना है, डेवलपमेंट देखना है, तो जाकर देखिए उस घर का डेवलपमेंट अच्छा होगा, उसका फेज अच्छा चल रहा है, उसके घर की इकोनॉमिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। लेकिन यदि वही चारों भाई बिखरा होगा और 10-10 हजार चारों कमा रहा होगा और 10 वो खा जा रहा होगा, तो उस घर का डेवलपमेंट सही नहीं होगा। तो यही हमारा देश के भी साथ था। देश इतना बड़ा तो था, लेकिन देश को यूनाइट भी तो होना है। देश में टैक्स जो है उसको नहीं छुपाना है। आप कम कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, जो भी टैक्स आपको है वो पे कीजिए सरकार को। सरकार को आप टैक्स पे कीजिएगा तभी ना आगे सरकार अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, उस टैक्स से सरकार देश में कुछ काम करेगा, जीडीपी ग्रो होगा। तो एकोमोडेशन एंड यूनिटी का अर्थ समझ गए होंगे। सेकेंड हमारा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की स्थापना। भाई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, लोकतंत्र की स्थापना क्यों जरूरत था, यह भी प्रश्न होना चाहिए। थर्ड हमारा है डेवलपमेंट एंड वेलबींग। तो आप समझ रहे होंगे कि लोकतंत्र की स्थापना क्यों। तो देखिए, इंडिया जो कंट्री था हमारा ऑलरेडी गुलाम था, ठीक, पहले से ये गुलाम की जंजीर झेल रहा था। क्या डेमोक्रेसी ना लाकर फिर से उसे वही फेज में डालना चाह रहे थे? तो हमारे लीडर्स ने सबसे पहला हथियार चुना, क्या? डेमोक्रेसी। हम किसको फॉलो करेंगे? डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे और लोगों को बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का बेनिफिट क्या है। तो लोगों को बताएं कि यह जो लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है वे आपके लिए है। आप हमें इलेक्ट करेंगे, आप हमको चुन के भेजेंगे और मैं आपके ऊपर शासन करूंगा, लेकिन किसके लिए? आपके लिए, आपके हितों को देखते हुए, आपके सुरक्षा के लिए मैं डेमोक्रेसी को ला रहा हूं। थर्ड जो हमारा प्रॉब्लम था वो था डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग। क्या था? डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग, यानी कि विकास और कल्याण। तो आप बोलेंगे कि सर जब स्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, एकोमोडेशन हो गया, तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होगा? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश में रिसोर्सेस कम था, हमारे देश का इकोनॉमिक पावर बहुत कम था, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब था हमारे देश का। उसी समय हमारे देश में पार्टीशन का भी माहौल आप आगे देखिएगा, पार्टीशन से क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा, पार्टीशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुआ वो भी देखिएगा। तो डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग का अर्थ यह हुआ कि विकास तो करना है हमें, लेकिन किस मेथड से? क्या 5 ईयर प्लानिंग उस समय दे दिया जाता? तो दिया गया कि हाँ एक फेज से हम डेवलपमेंट करेंगे। वो फेज क्या क्या होगा? तो बताया गया कि पहले हम एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे। पहले हम किस पे ध्यान देंगे? एग्रीकल्चर पे ध्यान देंगे। फिर बताया गया कि आप किस पे ध्यान देंगे? इंडस्ट्री पर ध्यान देंगे। फिर बताया गया किस पे आप ध्यान देंगे? ट्रेड रूट को बताएंगे। फिर बोला कि इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट करेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन करेंगे। यानी ये तमाम जो फेज डेवलपमेंट का हुआ, एक फेज बनाया गया, एक स्टेज बाय स्टेज इंडिया में डेवलपमेंट होगा। क्योंकि एक साथ तो कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि देश के पास इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं था, देश का जीडीपी सही नहीं था। तो आजादी के समय आपको पता लग गया होगा कि मेजर 3 प्रॉब्लम क्या था। मेजर 3 प्रॉब्लम क्या था? तो पहला था एकोमोडेशन एंड यूनिटी, याद रखिएगा इसको। सेकेंड था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी एंड थर्ड वन इज डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग। पहला समायोजन और एकता, लोकतंत्र की स्थापना एंड विकास और कल्याण। इसका फेज बाय फेज कैसे डेवलपमेंट हुआ सारा बात बता दिया आपको, याद रखिएगा इसको और इसको अपने आंसर में जरूर शामिल कीजिएगा। अब हमारा बात आता है पार्टीशन पे। किस पे आता है? कि पार्टीशन पे आता है कि सर आखिर देश में तो डेवलपमेंट का फेज आपने बता दिया कि इस प्रकार से डेवलपमेंट होगा
और ये प्रॉब्लम देश को मिला। लेकिन अब आप कहिए कि सर पार्टीशन क्या होता है, पार्टीशन क्या हुआ और पार्टीशन क्यों, पार्टीशन क्या है और पार्टीशन क्यों, विभाजन क्या है, क्या विभाजन जरूरी था, विभाजन होना देश में जरूरी था। तो इसका आपको मैं एक बैकग्राउंड दे देता हूं, पार्टीशन का एक बैकग्राउंड दे देता हूं। देखिएगा आप लोग ध्यान से, पार्टीशन कैसे हुआ इंडिया में। ठीक है, देखिए पार्टीशन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया। तो इसका पार्टीशन का जो सर्वप्रथम फर्स्ट मांग कौन किया, मुस्लिम लीग। कौन किया, मुस्लिम लीग। ठीक है, मुस्लिम लीग इसका सर्वप्रथम मांग किया कि देश पार्टीशन होगा। क्यों होगा, तो मुस्लिम लीग का मानना था बच्चे कि इंडिया में कोई एक कम्युनिटी नहीं बना है, इंडिया के लोग कोई एक कम्युनिटी से नहीं है, इंडिया के लोग कोई एक धर्म के फॉलो करने वाले नहीं हैं, बल्कि मेजर जो इंडिया के लोग हैं, जो ज्यादा इंडिया के लोग हैं वो किस किस धर्म से आते हैं, तो इनका मानना था मुस्लिम एंड हिंदू। क्लियर, कि मुस्लिम और हिंदू। तो इनको मानना था मुस्लिम लीग का कि जब इंडिया में मुस्लिम और हिंदू है तो क्यों नहीं हम राष्ट्र को दो भाग में बांटे, एक को मुस्लिम और दूसरे को हिंदू। तो पार्टीशन का कॉन्सेप्ट आता है मुस्लिम लीग से। मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे, मुस्लिम लीग में जो स्कॉलर्स थे, उनका मानना था कि हमारा देश जो पाकिस्तान भारत है वो दो भाग में बटे, हिंदुस्तान दो भाग में बटे, एक हिंदुस्तान और अनदर पाकिस्तान। अब इसने 1909 में सर्वप्रथम मांग किया। 1909 में इन्होंने बिगुल बजा दिया था कि हमको एक देश अलग चाहिए, हमको देश एक अलग चाहिए। मुस्लिम लीग के द्वारा मांग कर दिया गया था कि देश का पार्टीशन होगा। पार्टीशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था, बस इन्होंने मांग किया था मुस्लिम लीग के द्वारा कि हाँ देश को एक दूसरा देश चाहिए, यानी देश में पार्टीशन होना चाहिए मुस्लिम और हिंदू के बेसिस पे, और एक बनेगा पाकिस्तान और एक बनेगा इंडिया यानी हिंदुस्तान। तो आपको पता चल गया हो कि पार्टीशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया। अब देखिए, अब देखिए आप लोग कि पार्टीशन का कॉन्सेप्ट कहां से आया। उसके बाद देश को पार्टीशन करने के लिए भारत में कौन आए, देश को पार्टीशन करने के लिए भारत में कौन आए, माउंटबेटन। कौन आए, माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान आया। ये माउंटबेटन कौन थे भाई, तो माउंटबेटन का इतिहास आप पढ़िएगा, इनके बारे में जानिएगा। तो एक ब्रिटिश गवर्नर थे। कौन थे, ब्रिटिश गवर्नर थे। इन्होंने भारत को कुछ नहीं जाना था, इनके समझ में भारत का क्या डाइवर्सिफिकेशन है, भारत में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, भारत में कौन कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं, भारत में किस तरह का कल्चर है, इनके समझ से बाहर था। फिर भी ये आए बंदा, अपने आप को एक स्कॉलर माना और इन्होंने इंडिया को मैप को ड्रा किया और बस क्रॉस कर दिया। अब इनको क्या पता था कि यहाँ पे कोई जो राज्य होगा या फिर कोई शहर होगा, इसका आधा फैमिली इंडिया में चला जाएगा, आधा फैमिली पाकिस्तान में चला जाएगा। इन्होंने बस एक ड्रा मैप कर दिया। इन्होंने ये भी नहीं देखा कि मैं बांट रहा हूं तो मुस्लिम हिंदू के बेसिस पे बांट रहा हूं, कल्चर के बेसिस पे बांट रहा हूं, लैंग्वेज के बेसिस पे बांट रहा हूं। इन्होंने कुछ नहीं, बस एक ड्रा लाइन कर दिया और देश को दो भाग में बांट दिया, हिंदू और मुस्लिम।